आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर से राजमोहन चौधरी को उतार करके और भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले भी उस पर कब्जा था उनका। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी के आने और न आने का जो सिलसिला है ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये जानना होगा कि मुकेश सहनी के एनडीए में एंट्री से पहले आपको बहुत सारी बातों पर गौर भी करना होगा। गौर इस बात पर करना होगा कि ऑलरेडी नीतीश कुमार के पास सहनी समाज से एक नेता हैं जी, ऑलरेडी आपके पास हरी सहनी है जिनको आप बहुत आगे किए हैं, राजमोहन चौधरी को आपने अभी अभी लोकसभा जीते हैं और उनको अपने मंत्रिमंडल मंत्री बनाया। तो फिर मुकेश सहनी की जरूरत क्यों है? जी। यानी कि मुकेश सहनी की जो यात्रा हो रही है उससे कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को डर लगता होगा तभी मुकेश सहनी की एंट्री होगी, वरना मुकेश सहनी की एंट्री ऐसे नहीं होने वाली है। मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन में है और जिस तरह चुनाव प्रचार उन्होंने जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था लोकसभा के चुनाव में, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो चुनाव हारी है एनडीए गठबंधन। और इसी के कारण जो पिछला रिकॉर्ड था 2019 वाला, सबसे बड़ी बात यह है मुकेश की 2 राज्यों में मुख्य चुनाव है जहां सरकार बनने और बिगड़ने की बात है। 13 अन्य राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन फोकस बिहार पर क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और ये सबको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है कि आखिर है क्या। इसी का हल निकालने के लिए हमने सुबह से ही कल लगातार इस खबर पर नजर बनाई और अंततः हमने ये स्थापित किया कि भारतीय जनता पार्टी हो गई थी। उस समय से लगातार ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी अंततः एनडीए का हिस्सा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन डिमांड इनका बहुत हाई था, इनका हाई स्टॉक है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं ना कि इनका स्टॉक हाई है बिहार के राजनीति में, तो इनका भी स्टॉक बड़ी हाई है और ये डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं। आज अगर ये बात मान लिए होते, एक सीट पर अगर तैयार हो गए रहते तो ये मुजफ्फरपुर से सांसद होते। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और भारत लाइव के एक खास शो रातों रात है, जो कि हम दिन भर के तमाम खबर को लेकर के हम बाबा के साथ चर्चा करते हैं। और आज एक बड़ा फैसला भी आने वाला है। वो क्या फैसला है वो आपको हम बताएंगे। 4 सीटों पर उपचुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है, उसको लेकर के हम आपको बाबा से जानकारी दिलाएंगे कि क्या 4 सीट का चुनाव का रिजल्ट आज आने वाला है, क्या है रिजल्ट, वो हम बाबा से जानेंगे। बाबा सुबह के 7:30 बज गए हैं और उससे पहले जो ये खबर देख रहे हैं उसके बाद रिजल्ट भी आना शुरू हो गया होगा। देखिए क्या लग रहा है? आज बिहार के जो 4 सीट हैं उपचुनाव हुए हैं, जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुए थे, उस पर तो उपचुनाव है ही, उसके साथ साथ 13 राज्यों में और भी उपचुनाव हुए हैं, उसके भी रिजल्ट आएंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, झारखंड और महाराष्ट्र में, ये दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए और एनडीए के लिए खास करके कहा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जिस तरह से एनडीए गठबंधन के सामने टसन दे रहा था, टक्कर दिया, उसके बाद से ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन और ज्यादा मजबूत हुआ है, आसान्वित भी हुआ है कि आगे वो भारतीय जनता पार्टी से टक्कर ले सकता है। तो इसको लेकर के भी इस चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। आप जो जानना चाह रहे थे कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार में 4 सीटों का जो वोटिंग हुआ है 13 तारीख को और 10 दिन के लंबे इंतजार के बाद जो आज रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में क्या होगा। देखिए, गिनती से पहले ही रिजल्ट आउट हो गया है। रिजल्ट आउट इसलिए हो गया है कि हर दल अपने अपने हिसाब से दावा कर रहा है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव में ये हुई है कि एक लंबे समय के बाद इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाया है जनसुराज। लेकिन बाबा यहाँ तो जनसुराज आप कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर तो फील्ड से गायब है। देखिए, वो एक अलग मैटर है। प्रशांत किशोर पूरे चुनाव में साथ में रहे। चुनाव के बाद उनके कुछ निजी कार्य भी होंगे, कुछ और भी कार्य होंगे। चूंकि इतनी बड़ी व्यवस्था को चला रहे हैं तो उनको दिल्ली और पटना का आना जाना तो लगा ही रहेगा। इस बीच में आप देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से लगातार वो पदयात्रा पर है। इतना आसान नहीं है कि आप प्रशांत किशोर को माइनस कर दीजिएगा। बिहार की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने बोल्ड फैसला लिया है, अब देखिए थोड़ी देर के बाद ये रुझान आने लगेगा कि कौन कितने पानी में है। प्रशांत किशोर का भी पन्ना खुल जाएगा, एनडीए का भी पन्ना खुलेगा, इंडिया गठबंधन का पन्ना खुलेगा, सबका पन्ना खुलेगा। लेकिन उस पन्ने पर कौन कितना लिखा है, अंक कितना बैठाया जाएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव में जिस तरह से जिस
कहा जाता है कि टसन के साथ जी लड़ाई लड़ी है, जी, वो एक अलग तरह का वाइब पैदा कर रहा है। मेहनत भी काफी की है, काफी मेहनत उन्होंने किया है। चारों और सीट पर। आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जी एकजुट नजर नहीं आ रहा था। जी एकजुट हम कहने का तात्पर्य ये नहीं कि वो दोनों गठबंधन में भगदड़ मच गया। जी जी जी, जिस तरह से आपने देखा कि शुरुआती दौर में अकेले तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से जी, चुनाव प्रचार कर जी। रहे थे, बाद में फिर लालू प्रसाद आए, जी उसका मुकेश कांग्रेस सहनी साथ भी नहीं आया। नजर आ रहा जी, था, वाम दल बिखरे बिखरे हुए नजर आते, लेकिन जी। सब लोगों को अचानक से समेटा गया। और यहाँ तक कि आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ घूमने वाले मुकेश सहनी को भी साथ लाया गया। तो ये एक निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के दबाव में ही ये हुआ। जी, जी, दूसरी तरफ आपने देखा कि चिराग पासवान को भी मैदान में उतारा जी, गया, जी, जो जी, चुनाव में एक भी सीट नहीं लड़ रहे जी। थे। उपेंद्र कुशवाहा की भूमिका बड़ी की गई जी कि कुशवाहा वोटरों को फिर से एकजुट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है मुकेश की, ये जो क्षेत्र था शाहाबाद और मगध का, जी ये भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया था लोकसभा के चुनाव में। जी जी, इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो चुनाव हारी है एनडीए गठबंधन। और इसी के कारण जो पिछला रिकॉर्ड था 2019 वाला, वो जी। रिकॉर्ड नहीं आ पाया है। जी लेकिन इन सब के बाद जी जो परिस्थिति बनी है उसमें लगातार ये कहा जा रहा है जी, कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई बहुत कड़ी हो गई है। जी। और यही कारण है कि दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इस रिजल्ट पर प्रशांत किशोर का छाप कितना होता है जी। ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी। बस कुछ देर का तो इंतजार है, जी। रिजल्ट तो आना ही आना है। एकदम हम आएगा। आपको बताएंगे कि रिजल्ट किसके पक्ष में गया है। 4 सीटें जो हैं जी। वो 4 सीटों में 3 सीट अभी महागठबंधन के पास है, जी। 1 सीट एनडीए के पास है। जी। लेकिन इन 4 सीटों में किसके पाले में कौन सा सीट जाएगा हम ये बताएंगे। जी, जी। लेकिन उससे पहले आप जो प्रश्न पूछ रहे थे थोड़ी देर पहले, वो हम जानना चाहेंगे। बाबा, रिजल्ट आने से पहले ही दिल्ली में एनडीए जो है मीटिंग, गुप्त मीटिंग कर रही देखिए है। अब इस क्या मीटिंग में? ये खबर हम कल से ही चला रहे हैं। जी। आपको याद होगा कि जैसे ही जानकारी मिली जी। कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से दिल्ली में एक गुप्त बैठक जी। बुलाई है, और ये गुप्त बैठक बिहार से जुड़ा हुआ था, जी। क्योंकि बिहार के जितने भी नेता हैं शीर्ष नेतृत्व के, जी। वो सभी दिल्ली प्रस्थान कर गए। सभी दिल्ली में थे। सबसे बड़ी बात यह है मुकेश कि जी। 2 राज्यों में मुख्य चुनाव है जहां जी। सरकार बनने और बिगड़ने की बात जी है। जी 13 अन्य राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं, जी। लेकिन फोकस बिहार पर क्यों है? जी ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और ये सबको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है जी कि आखिर है क्या। जी। इसी का हल निकालने के लिए हमने सुबह से ही कल लगातार इस खबर पर नजर बनाई, और अंततः हमने ये स्थापित किया जी। कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2025 के चुनाव के लिए जी। अपने 6 महीने का जो एजेंडा है वो तय कर रही है। जी। और इस 6 महीने के एजेंडे में जी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी जांचेगी, परखेगी। जी चुनाव के परिणाम आने से पहले इस मीटिंग का इतना महत्व हो जाता है जी। कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पता हो कि बिहार में क्या रिजल्ट होने वाला है। जी इतना मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये मीटिंग की गई। इस मीटिंग के बाद बिहार के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं, जी वो दूसरी मीटिंग जो है वो दिल्ली के जो शीर्ष नेतृत्व उनके साथ हुई। जी उस मीटिंग के बाद निकल करके जब दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं जी, भारतीय जी, जनता पार्टी जी। का, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन मुकेश सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम कल सुबह से ही इस बात पर पूरी तरह से मैंने टिके हुए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आएंगे तो उनसे सवाल हम जरूर पूछेंगे। आप लोग भी सवाल पूछिएगा जरूर कि आखिर भाई जी। आप जिस गिरिराज सिंह के बारे में कह रहे थे कि हम उनके साथ खड़े नहीं हैं, जी। वो यात्रा कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जी। वो उनका निजी फैसला है, उन्हीं के आवाज पे आप मीटिंग करते हैं, जी और वो भी इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कुछ गुप्त मीटिंग में सोच रही है। जी। और फैसला क्या हुआ है ये दिलीप जायसवाल ने बताया तो है, जी। लेकिन आधा बताया है। पूरा हम आपको आज जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद बताएंगे उसके बाद कि बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने का एक रोड मैप तैयार किया है, जी। और नीतीश कुमार उस रोड मैप में अंतिम पायदान पर खड़े हैं कि उनके तक फिनिशिंग लाइन तक पहुंचती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी, जी। या फिर बीच रास्ते में नीतीश कुमार को गाड़ी से उतार करके जी। अपने वो चल स्टीयरिंग जाते हैं। संभाल करके और बिहार की राजनीति में 25 का चुनाव की तैयारी करती है। बाबा ये सबसे बाबा मेरे पास एक और क्वेश्चन है। मुकेश सहनी की होगी एनडीए में एंट्री? देखिए या- देखिए मुकेश, होगी एंट्री? आप भी मुकेश जी हम और भी मुकेश सहनी। हाँ जी देखिए मुकेश सहनी और मुकेश जी दोनों में एक सिमिलरिटी है जी कि दोनों फैसला लेने में बड़ा चूकते हैं। हाँ चुकते तो है जरूर। मुकेश सहनी को आपने देखा कि किस तरह से वो पहले महागठबंधन में थे, जी महागठबंधन से पहले वो एनडीए का साथ दे रहे थे। जी 2014-15 के चुनाव में वो नजर आए थे महागठबंधन एनडीए गठबंधन के एनडीए साथ। गठबंधन उसके बाद
उन्होंने पाला बदला, 2019 का चुनाव वो लड़े महागठबंधन के साथ, 2020 का भी चुनाव लड़ना था उनको, लेकिन अचानक से जब सीट शेयरिंग का समझौता हो रहा था उठ के चल दिए बोले कि लोकसभा चुनाव की जब प्रक्रिया शुरू हो गई थी उस समय से लगातार ये कहा जा रहा था कि मुकेश सहनी अंततः एनडीए का हिस्सा बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, लेकिन डिमांड इनका बहुत हाई था, इनका हाई स्टॉक है। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं ना कि इनका स्टॉक हाई है बिहार के राजनीति में, तो इनका भी स्टॉक बड़ी हाई है और ये डिमांड बहुत कुछ कर रहे हैं। आज अगर ये बात मान लिए होते, एक सीट पर अगर तैयार हो गए रहते तो ये मुजफ्फरपुर से सांसद होते। आपको मालूम है कि मुजफ्फरपुर से राजमोहन चौधरी को उतार करके और भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर अपना कब्जा जमाया, इससे पहले भी उस पर कब्जा था उनका। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि मुकेश सहनी के आने और न आने का जो सिलसिला है ये लंबे समय से चल रहा है। लेकिन एक बार फिर से ये जानना होगा कि मुकेश सहनी के एनडीए में एंट्री से पहले आपको बहुत सारी बातों पर गौर भी करना होगा। गौर इस बात पर करना होगा कि ऑलरेडी नीतीश कुमार के पास सहनी समाज से नेता हैं जी, ऑलरेडी आपके पास हरी सहनी है जिनको आप बहुत आगे किए हैं, राजमोहन चौधरी को आपने अभी अभी लोकसभा जीते हैं और उनको अपने मंत्रिमंडल मंत्री बनाया, तो फिर मुकेश सहनी की जरूरत क्यों है? जी। यानी कि मुकेश सहनी की जो यात्रा हो रही है उससे कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को डर लगता होगा तभी मुकेश सहनी की एंट्री होगी, वरना मुकेश सहनी की एंट्री ऐसे नहीं होने वाली है। मुकेश सहनी पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन में है और जिस तरह चुनाव प्रचार उन्होंने किया है और उन्होंने दावा किया है कि हम झारखंड में भी सरकार बना रहे हैं इंडिया गठबंधन की और महाराष्ट्र में भी सरकार बना रहे हैं, तो वहीं वो चारों सीट का दावा भी किया है उन्होंने, क्योंकि चारों सीटों पर चुनाव प्रचार भी किए हैं कि हम महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के साथ है। तो ये चर्चाएं तो चलती रहती हैं, चर्चा तो पहले से भी चल रही है कि मुकेश सहनी आएंगे, लेकिन अभी तक मुकेश सहनी ने ऐसा कुछ फैसला नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर इन सहनी समाज के नेताओं को ऊपर रखे हुए है तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी की एंट्री थोड़ी सी मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन सियासत है और सियासत में जानते हैं कि कभी भी कुछ फैसला हो सकता है। जी सर, बाबा मेरा अंतिम सवाल है, किसके सर पे ताज, एनडीए या इंडिया या जनसुराज? बस वही बात है जिसके चलते हमने ये रातों रात शुरुआत किया था और कहीं ना कहीं आज जो परिणाम आएगा वो परिणाम बहुत कुछ कहानी लेकर के आएगा। 2025 में क्या होगा इस बात को भी बताएगा और इसके साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई है उससे जो अलग अलग, मुकेश जी जो लगातार हम चर्चा कर रहे थे कि आपने पूछा किसका सरताज सजेगा, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को और विशेष से जानना पड़ेगा कि अगर बात इमामगंज की करें तो ये सीट एनडीए गठबंधन के पास है, हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के जीतन राम मांझी के पास था। लोकसभा चुनाव गया से जीतने के बाद वो खाली हुआ था। अब वहां से उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं और उनके बेटा जो है संतोष सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, कई विभाग देख रहे हैं, उनकी पत्नी भी है। दीपा मांझी की ये पहचान नहीं है, इसके अलावा उनकी पहचान अपनी भी है कि वो सोशल वर्क करती रही हैं अपने छात्र जीवन से ही, तो एक ये भी पहचान है। और ये हमें पता चला जब चुनाव में वो उतरी तो वहां के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने ये बात कहा। यहाँ की लड़ाई में मांझी बनाम मांझी की लड़ाई जो राष्ट्रीय जनता दल ने कर दिया है, इस लड़ाई में पासवान वोटरों का एक बड़ा भूमिका होगा और उस बड़ी भूमिका में कहीं ना कहीं चिराग पासवान के नहीं जाने से संशय बना हुआ है कि जीतन राम मांझी कितना अपने वोटरों को रोक पाए हैं जो पिछले 2 चुनाव से अपने पक्ष में रखे हुए थे। इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल का भी अच्छा दबदबा रहा है और उदय नारायण चौधरी लगातार यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। तो एक तो ये इमामगंज की है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीट है बेलागंज। नीतीश कुमार जो कि 2025 में एनडीए गठबंधन के मुखिया हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है कि वो एकमात्र सीट जो है वो बेलागंज वहां से लड़ रहे हैं। वहां का मुकाबला भी त्रिकोणीय हो गया है, जहां एक तरफ यादव बनाम यादव की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार को उतार करके कहीं ना कहीं जनसुराज ने एक बड़ा गेम प्लान किया है। अगर वो सक्सेस हो जाते हैं तो 2 बातें होंगी। पहली तो ये कि वो राष्ट्रीय जनता दल का वोट काट लेंगे, जिससे कि नीतीश कुमार को एक अपर हैंड मिलेगा और हो सकता है कि मनोरमा देवी वहां से जीत जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, एमओवाई वोटरों को तोड़ना आसान नहीं होता है। प्रशांत किशोर के साथ जिस तरह से मुस्लिम वोटर जुड़े हैं उससे एक अंदेशा जरूर लग रहा है। तो निश्चित रूप से यहाँ का ताज जो है वो भी कांटों का ताज है। किसके सर से भी बाबा बेलागंज में खूब मेहनत की है, कैसे यहाँ तक कि यहाँ पर चिराग पासवान ने वहाँ डेरा डाला, अशोक चौधरी तो लगातार वहाँ कैंप किए हुए थे। यानी कि सीधी तौर पे कहा जाए तो बेलागंज में भी
ताज सजते सजते किसी के सर पे जी। हो सकता है कि छिना जाए। जी वहीं दूसरी तरफ आप आगे बढ़िएगा तरारी, जी। तो तरारी में भी सीधा नजर आ रहा था, जो सिंपल नजर आ रहा था जी। कि सुनील पांडे के पुत्र जो है विशाल प्रशांत, जी। वो आराम से जीत जाएंगे। जी। लेकिन वहां माले का गढ़ कहा जाता है। जी इससे पहले आप सुदामा प्रसाद को देखे होंगे, लगातार जी, वो जी। चुनाव जीतते आ रहे हैं। अब जो राजू यादव को वहां उतारा गया है, तो जी। वहां एक यादव है, जी। दूसरा माले से है, जी जो दलित वोटर और अन्य वोटरों का एक अच्छा खासा हुजूम वहां जुटता है। जी, जी। यहाँ पर भी चिराग पासवान प्रचार करने गए थे। जी यहाँ अगर दलित वोटरों को समझाने में वो सफल हो गए होंगे, जी। तो यहाँ की लड़ाई जनसुराज बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगी, जी। क्योंकि पहले ही उड़ान में जनसुराज ने इस सीट को जी। खो दिया था। जी उन्होंने एक जनरल को खड़ा किया था, जी। सेना के जनरल थे, जी। उनको रिटायर्ड, उनको मैदान में उतारा था, जी। लेकिन टेक्निकल कारण से उनको हटाना पड़ा। जी। बाद में फिर किरण सिंह को उसमें मैदान में उतारा गया। जी। तो यहाँ के हौच-पौच लड़ाई में कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है जी। CPIML बनाम जो है जी। वो भाजपा हो गई है। जी। और सुनील पांडे ने बहुत चालाकी के साथ जी। पशुपति कुमार पारस को छोड़ करके और भाजपा ज्वाइन किया। जी। पशुपति कुमार पारस अब तो जो नहीं मिला उनको जी। सीट, या जी। सुनील पांडे को जाना पड़ा भाजपा में, जी। उससे भी नाराज होकर के हम नई पारी की शुरुआत करने की सोच रहे हैं। जी। तो यहाँ की लड़ाई में भी ताज लग तो रहा है कि सुनील पांडे के पुत्र जो है विशाल जी, प्रशांत, जी, जी। उनके सर सजेगा, क्योंकि चाचा भतीजा ने भी बहुत मेहनत किया है, जी। हुलास पांडे और सुनील पांडे। जी। वहीं चिराग पासवान ने भी वहां कैंप किया है, भाजपा भी वहां अपना प्रतिष्ठा दांव पर लगाए हुए है। जी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ की लड़ाई, यहाँ का ताज जो है वो झुकता हुआ नजर आ रहा है भाजपा की तरफ। लेकिन आज शाम शाम होते होते सब जी, पता चल जी, जाएगा। एकदम पता तो चल- वहीं रामगढ़ की बात करें तो यहाँ चतुष्कोणीय लड़ाई हो गई है। रामगढ़ में राजपूत बनाम राजपूत की लड़ाई है, जी। और ये लड़ाई 2020 में भी हुई थी। जी। यहाँ सुधाकर सिंह बहुत नैरो मार्जिन से जीते थे, बहुत कम मार्जिन से जीते थे। इस बार की लड़ाई में एक यादव उम्मीदवार को उतार करके बसपा ने जी। यहाँ का भी गेम चेंज किया है। जी। जी। अशोक सिंह बनाम अजीत सिंह, जी। ये लड़ाई तो चल ही रही है। यहाँ पर जगतानंद सिंह, सुधाकर सिंह, भाजपा, जी। जी। साथ साथ लालू प्रसाद के पूरे परिवार की प्रतिष्ठा फंसी हुई है, क्योंकि उनके अध्यक्ष के बेटा ही हुआ चुनाव लड़ रहा है। जी। सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव जीत करके लोकसभा गए, जी। सीट खाली हुई थी। अब यहाँ पर एक तरफ जहाँ ये सब है, वहीं सुशील सिंह को उतार करके जी। जनसुराज ने भी एक कुशवाहा एंगल पैदा किया है। जी। अब देखना होगा कि यहाँ कितना ज्यादा अंतर पैदा कर पाई है भाजपा। जी। हालांकि लड़ाई में भाजपा तो थी, जी। लेकिन अंतिम समय में क्या कुछ हुआ है, जी। कितना अपने वोटरों को समझाने में सफल हुए हैं, जी। और कितना डैमेज किया है जी। भारतीय जनता पार्टी या फिर राष्ट्रीय जनता दल को बसपा और जनसुराज ने, जी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि ये ताज जो है कांटों का ताज है। आज शाम होते होते तक किसके सर सजेगा देखा जाएगा। चलिए, तो आपने सुन लिया कि चारों सीट का रिजल्ट आउट कैसे हुआ और किसके ताज सजेगी। और आज हम दिन भर आपको हम एक एक रिजल्ट हम आपको दिखाएंगे। इसी तरह के तमाम खबर के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।